हेलो हेलो, स्वागत है अनबोरिंग एकेडमी। और ये वाला बेटा वीडियो जो होने वाला है ये गुप्ता पीरियड के बेसिकली बारे में होने जा रहा है। सीटेट 2024 में जो पेपर 2 है एसएसटी का आपका, उसमें एंशिएंट सेक्शन भी आएगा, हिस्ट्री का सेक्शन भी आएगा। वो हम लोग लगातार एड्रेस करते हुए आए हैं सारी चीज़ें। इससे पहले गुप्ता पीरियड के सारा मौर्य पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब कुछ हम लोग देख आए हैं। ये हम लोग का आज का 11वां लेक्चर है। इसमें हम लोग गुप्ता पीरियड के जो कल्चरल डेवलपमेंट्स है ना उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली देखो, कल्चर कब डेवलप होता है? कल्चर डेवलप होने के लिए आपको शांति का माहौल चाहिए। जितना लंबा पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा किसी भी रेन का, किसी भी साम्राज्य का, वहाँ पे उतना ही अच्छा कल्चर ग्रो होगा। गुप्ता साम्राज्य काफ़ी समय तक चला, तो और इसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम काल भी कहते हैं। उसका बहुत ढेर सारा रीज़न है जो आप ये आने वाले वीडियो में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं हम लोग ना। पहला सवाल है आयरन पिलर के बारे में। आयरन पिलर आपने सुना होगा, और जो लोग दिल्ली गए होंगे, कुतुब मीनार गए होंगे, उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ये एक बहुत बड़ा मार्बल है, ऐतिहासिक नमूना है जो कि हमारा पास्ट में जो कितना हाई लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था उस ज़माने का जो पिलर है, आज भी उसको जंग नहीं लगा है। आज भी कोई लोहे का सामान आप लेके आइए, 1 साल बाहर छोड़ दीजिए और वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल जंग वगैरह लग के। लेकिन ये जो आयरन पिलर है ये इसको टस से मस नहीं हुआ है। ये सवाल क्या है कि दिल्ली के कुतुब मीनार के पास जो स्थित लौह स्तंभ है वो किस शासक ने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था, अशोका ने नहीं बनवाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये गुप्ता पीरियड का एक बहुत ही शानदार नमूना है। उसके बगल का जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसको 2 पार्ट में बनवाया गया था। नीचे का जो हिस्सा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और जो बाद का जो हिस्सा है उसको कंप्लीट किया है इल्तुतमिश ने। लेकिन उससे पहले ही जो अशोका पिलर है वो पहले से वहाँ स्थित था गुप्ता पीरियड के टाइम से, और ये सब जो है उन्होंने गुप्ता पीरियड में लगा था। अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध स्तूप दर्शाता है, बुद्धिस्ट स्तूपा जो होता है वो क्या चीज दर्शाता है? माफ कीजिएगा, बुद्ध स्तूपा क्या चीज दर्शाता है? स्तूपा एक्चुअली होता क्या है? स्तूपा जो होता है वो जैसे बुद्ध के अवशेष जो है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसको जमीन के अंदर दफन करके एक बड़ा सा माउंट बना दिया जाता है मिट्टी से ढक के, उसको ही स्तूपा कहते हैं। सवाल यह है कि बुद्ध स्तूपा क्या कहलाता है? ये अलग अलग सवाल ऑप्शन दिया हुआ। इट इज द प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क टू मेडिटेट। मेडिटेट करने की जगह नहीं है। इट इज यूज्ड टू हाउस द बॉडली रिमेन ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर। ये आंसर सही है। क्या हुआ था जब बुद्ध मरे थे तो टोटल दुनिया में 8 स्तूपा थे। 8 जगहों पे छोटी छोटी जगह जो है करके उनको जगह जगह पे दफन कर दिया गया था। लेकिन अशोका जो है काफ़ी बड़ा प्रचारक था। अशोका जो है बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और कलिंग वार जीतने के बाद उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया और प्रचार प्रसार किया। तो उन 8 स्तूपा से जो बुद्ध के जो रिमेन्स थे वो निकाल के 64,000 जगहों पे उन्होंने अलग अलग स्तूपा का निर्माण किया अशोका ने अपने टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनके अवशेषों को निकाल के पूरे देश के अलग अलग जगहों पे उसको स्थापना कर दी। जो आप देखते होंगे कि इस तरीके का स्तूपा रहता है, यहाँ के ऊपर थोड़ा सा वो रहते हैं, और यहाँ पे ये प्रदक्षिणा पाथ इसको कहते हैं। यहाँ से सर्कुलेट किया जाता है, घूमा जाता है, और यहाँ पे यू एंट्री के रास्ते बने रहते हैं। ये इस तरीके से आपने अगर सांची स्तूपा देखा होगा तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए अगला सवाल आ गया ना, प्रदक्षिणा पाथा। प्रदक्षिणा पाथा क्या होता है? मैं 1 मिनट का टाइम लेके ना मैं आपको ज़रा स्तूपा की इमेज दिखा देता हूँ कि स्तूपा मैं बात कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे कि मैं क्या बात करूँ। प्रदक्षिणा पाथा क्या होता है? स्तूपा की जो भी अगर आप इमेज देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्तूपा का एक फोटो है। ये जो पार्ट है ना ये स्तूपा है। इसके अंदर में ये समझ लीजिए कि मिट्टी का या ईंटों का एक संग्रह करके यूं ढेर टाइप का बना दिया जाता है स्तूपा के। इसके अंदर में क्या है, बुद्ध का कोई रिमेन होता है, कोई छोटा अंश होता है बुद्ध के बॉडी का, या उनके जो बौद्धिस्ट बाद में जो महान प्रचारक मॉन्क्स रहे हैं उनका अस्तित्व रहता है। उसके चारों तरफ ये रास्ता बना हुआ होता है इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं
ये रास्ता ये बना होता है ताकि जो बुद्ध के जो मॉन्क हैं वो इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगा सके। इनके पूजा का तरीका होता है बुद्ध लोगों का। इस रास्ते को क्या कहते हैं? इस रास्ते को कहते हैं प्रदक्षिणा पाथा। इस रास्ते के ऊपर जो सर्कुलेट करके लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं और घूमते हैं और बुद्ध को पूछते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पाथा। तो सवाल आपसे यही पूछा जा रहा था कि प्रदक्षिणा पाथा होता क्या है? तो प्रदक्षिणा पाथा इज ए पाथ राउंडेड बाय रेलिंग अराउंड द स्तूपा अराउंड विच डिवोटी कैन वॉक। स्तूप के चारों ओर रेलिंग से घिरा हुआ एक मार्ग है जिसके चारों ओर भक्त चल सकते हैं। चारों तरफ यूं रास्ता होता है, उसमें बुद्ध के जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, स्तूपा की पूजा के लिए जो लोग आते हैं वो यूं चक्कर मारते हैं, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पाथा। अगला सवाल देखते हैं, उस समय बने हिंदू मंदिरों में गर्भगृह किसको कहते हैं? गर्भगृह किसको कहते हैं? तो गर्भगृह किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो उस जगह को कहते हैं जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा होता है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी रहती है और जहाँ बिल्कुल लास्ट चढ़ावा चढ़ाया जाता है या सबसे पवित्र जगह जो है किसी मंदिर की, उसको कहते हैं गर्भगृह। ठीक है, तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक कमरा नहीं, प्रवेश द्वार के कमरे को नहीं कहते हैं, एक कमरा जहां पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त देवता की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है। गर्भगृह उस जगह को कहते हैं जो बिल्कुल अंदर का कमरा है, जहाँ पे मूर्ति रखी हुई होती है और जहाँ पे मेन पूजा अर्चना का काम चलता है, उस जगह को, मंदिर के उस हिस्से को गर्भगृह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पुराने जमाने के मंदिर थे वो इस तरीके के हुआ करते थे, यहाँ पे यूं उठा रहता था और ये अलग अलग टाइप में रहता था, इसके आगे एक कॉरिडोर भी रहता था। इसको क्या कहते थे? ये पिलर्ड कॉरिडोर रहता था। ये जो हिस्सा है जहाँ पे मूर्ति रखी हुई होती थी इसको गर्भगृह कहते थे। ये जो है इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको शिखर कहते हैं। इसके ऊपर जी कलश रखा जाता है और इसके ऊपर जो यूं आयरन टाइप में लगा रहता है उसको कहते हैं अमलक कहा जाता है। ठीक है, तो गर्भगृह, शिखर, इसके ऊपर अमलक, उसके ऊपर जो होता है वो होता है कलश, उसके ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं? कलश कहते हैं। ठीक है, और ये जो आगे का जो कॉरिडोर है, जैसे यहाँ से सीढ़ी यूं चढ़ के अगर आप आओगे मंदिर में तो इसको कहते हैं मंडप। इसको क्या कहते हैं? मंडप। तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी टेम्पल में। जैसे आप टेम्पल में तो खूब गए होंगे, लेकिन आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। आप सीढ़ी से गुजरते हैं तो शुरुआत में ही आपको नंदी वगैरह जो बैठे होते हैं बाहर में ही, वो आपका जो है स्वागत करते हैं। उसके बाद आप जिस खंभों वाले कॉरिडोर में जाते हैं उसको कहते हैं मंडप। उसके अंदर जो होता है वो गर्भगृह होता है। उसके ऊपर जो होता है उसको शिखर कहते हैं। उसके ऊपर जो एक जगह है जहाँ पे कलश धारण होता है उसको कहते हैं अमलक। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर होता है मंदिर का। ठीक है, तो अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि गर्भगृह किसको कहते हैं? गर्भगृह उस जगह को कहते हैं जहाँ पे मेन पूजा अर्चना का काम चल रहा होता है। देखिए अगला सवाल यही आया कि मंडप किसको कहते हैं? व्हाट इज मंडप इन हिंदू टेम्पल? हिंदू टेम्पल में मंडप किसको कहते हैं? तो मंडप मैंने बता दिया था, मंडप उस जगह को कहते हैं जो गर्भगृह से पहले का कमरा होता है, जहाँ पे आप लोग खड़े होते हैं, लाइन लगाए होते हैं। या जैसे साउथ इंडिया के टेम्पल्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंडप बने हुए हैं। मंडप का काम क्या होता है? जैसे कि साल के कुछ स्पेशल दिनों में भगवान की मूर्ति को लाया जाता है, उस मंडप में रखा जाता है। वो मंडप बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वहाँ के जो खंबे होते हैं वो घोड़े के आकार के, हिरन के आकार के, अलग अलग जानवरों के आकार के और यक्ष यक्षिणी के भी आकार के कुछ कुछ खंबे होते हैं। कई हजार का पिलर्स भी उसमें होते हैं। कुछ ऐसे मंदिर जो बहुत ही विशालकाय हैं, उसमें कई हजार खंबे वहाँ पे वो मंडप को के जो छत है उसको संभाले हुए हैं। तो सवाल यह है कि मंडप कहते किसको हैं? वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति एकांत में प्रार्थना करता है। नहीं, मंडप में एकांत नहीं होता है। एक हॉल जहाँ भक्त उपदेश या प्रार्थना के लिए एकत्रित हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा हॉल टाइप का होता है जहाँ पे आप एकत्रित हो सकते हैं और साल के कुछ विशेष दिनों पे जब स्पेशल ऐसा दिन होता है तो मूर्तियों को ला के मंडप में रखा जाता है और वहाँ उनकी स्पेशल टाइप की पूजा अर्चना होती है। लेकिन साल के 12 मास जो जहाँ पे पूजा होती है उस जगह को क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। आप महाभारत या रामायण जैसे महाकाव्य का वर्णन कैसे करते हैं? तो महाभारत और रामायण जो है वो शॉर्ट स्टोरी नहीं है, फिक्शनल अकाउंट बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट का भी कुछ बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि सारी चीज़ें रियल लाइफ इवेंट से जो है ही लिखी गई हैं। रियल लाइफ इवेंट का
वो नहीं है। ये ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन है, हीरोइक गाथाएं हैं आदमी की और पुरुषों की और भगवान की उस टाइम की। ठीक है, इसको ही सबसे सही ऑप्शन कहा जा सकता है कि बहुत लंबी ये जो है स्टोरीज है, क्योंकि महाभारत और रामायण जो है ये महाकाव्य है, काव्य नहीं है, कोई बहुत छोटा सा संग्रह नहीं है। पूरी महाभारत खत्म करने में, पढ़ने में आपको कई दिन लग जाते हैं और रामायण खत्म करने में कई दिन लग जाते हैं अगर आप उसको तरीके से पढ़ना चाहोगे। ठीक है, लंबी स्टोरी है। तो ये क्या है, ग्रैंड इपिक्स हैं, इपिक नहीं है, ग्रैंड महाकाव्य हैं। जैसे कि लॉस्ट पैराडाइज जो यूरोपियन एक इपिक है, लॉस्ट पैराडाइज, बहुत लंबा जो है वो लिखा हुआ है, काफ़ी कई पन्नों कई चैप्टर्स में है। अगला सवाल देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आयरन पिलर के बारे में है जो कुतुब मीनार में है, 7.2 मीटर का ऊंचा है और जिसका वजन 6 टन का है। 6 टन का है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। और वहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी है पिलर पे जो बताता है इसको किसने बनाया था, चंद्रगुप्त ने बनाया था। द रूलर वॉज प्रोबेबली बिलोंग टू चंद्रगुप्त वन ऑफ द, चंद्रगुप्त वन अलग था जिसने स्टैब्लिश किया था, उसके बाद स्कंदगुप्त आया, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आया जिसने अपना नाम धारण कर लिया था, चंद्रगुप्त नाम धारण किया था बाद में उसने। तो ये सी गलत है और ए और बी सही है। अगला सवाल है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, इनकरेक्ट की बात हो रही है। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते हैं, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि पूछा करेक्ट है लेकिन पूछ रखा है क्या इनकरेक्ट है, इस वजह से हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। आमतौर पर राजा या रानियां स्तूपा और मंदिर बनाने का निर्माण करते थे, बिल्कुल सही बात है। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, आम आदमी नहीं बना सकता है, आम आदमी 2 कमरे का मकान नहीं बना पाता, स्तूपा क्या बनाएगा। सांची के स्तूप में प्रवेश द्वार के लिए व्यापारियों के एक संघ द्वारा भुगतान किया गया था। इसका सही तरीके से सबूत नहीं मिलता है कि ये बात सच है पूरी तरीके से। ठीक है, कि इसको जो है व्यापारियों के संघ ने नहीं बनाया हुआ था, इसके जो बाद के जो राजा आए थे उसमें बनाया गया था, ये व्यापारियों की है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिलता है। अजंता की अधिकांश पेंटिंग जैन भिक्षुओं की है, जो कि गलत है। अजंता की अधिकांश पेंटिंग जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के बारे में है, और जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें जो है तीनों धर्म की पेंटिंग मिलती है। अजंता की जो गुफा है वो उतनी ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है, उतनी ज़्यादा रंगीली, उतनी ज़्यादा चटकीली उसकी पेंटिंग्स नहीं है। जब आप जाइएगा देखिएगा आपको समझ में आएगी ये बातें। और जो एलोरा की पेंटिंग है उसमें आपको जैन, बुद्ध और धर्म तीनों उसकी जो है पेंटिंग्स मिलेगी। दूसरी बात क्या, अजंता की गुफाएं ज़्यादातर 2 फ्लोर की हैं, ठीक है, लेकिन एलोरा की गुफाएं जो हैं कई जगह पे आपको 3-3 फ्लोर की गुफाएं भी देखने को मिल जाएंगी। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो ज़्यादा हाईटेक है, ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा उसके इंट्रिकेसीज, ज़्यादा बारीक नक्काशी से बनाई गई है एलोरा की गुफा। और जबकि अजंता की गुफाओं में ज़्यादातर बुद्ध की पेंटिंग्स हैं और जैन की पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, भगवत गीता महाभारत का अंश है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनको पता होगा ये चीज़, और बाकी तो धर्म वाले हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी ये चीज़ जान ले कि जो महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जो कृष्ण ने अपने असली रूप में आके जो उपदेश दिया था अर्जुन को, और उनके बीच की जो वार्तालाप हुई थी उसको ही भगवत गीता में के तौर पे दर्शाया गया है। वो महाभारत का एक अंश है। जब अर्जुन लड़ाई करने जा रहा था तो वो दुविधा में था कि मेरे भाई बहन है सभी लोग, चाचा के कोई लड़का है, कोई मौसी का लड़का, कोई ताऊ का लड़का, मैं कैसे मारूं। लेकिन कृष्ण का ये कहना था कि आप जो है धर्म का पालन कीजिए, और धर्म के रास्ते में अगर आपका भाई भी आता है और वो अधर्मी है तो आप उसका भी संहार कर दीजिए, उसको भी खत्म कर दीजिए। यही गीता का उपदेश है। कर्म करो अपना आप जो सबसे बड़ा जो अगर कोई ग्रंथ है जो कर्म की बात करता है कि कर्म प्रधान होना, भाग्य प्रधान मत बनो, कर्म प्रधान बनो, और सही जो है वो करो, गलत की दिशा में मत जाओ। और अगर आपका भाई है और आपका कोई ब्लड रिलेटिव भी है लेकिन वो गलत कर रहा है तो गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता है वो कभी। भगवत गीता इंक्लूड करती है फेमस एपिक्स में, कहाँ पे है भगवत गीता? महाभारत का एक अंश है, एक हिस्सा है। महाभारत एक बहुत ही बड़ा काव्य है, काव्यखंड है जिसमें ये एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन गर्भगृह है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी मंदिर का। वो क्या होता है? तो गर्भगृह मंदिर में वो स्थान है जहाँ लोग एकत्रित हो सकते हैं, नहीं वो मंडप कहलाता है। वो स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, नहीं ऐसा नहीं है। वही वो स्थान जहाँ पे मुख्य देवता की छवि स्थापित की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे गर्भगृह ऐसा मतलब है जहाँ पे आपका मुख्य देवी देवताओं की
छवियों को, मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। उस जगह को गर्भगृह कहते हैं। किसी भी मंदिर के उस अंश में जहाँ पे रियल भगवान की स्थापना है उसको ही गर्भगृह कहा जाता है। कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। उस जगह को क्या कहते हैं? वो ऐसा हॉल जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और अनुष्ठान करते हैं कोई ना कोई तरीके का, वो मंडप कहलाता है। उस जगह को हम क्या कहलाते हैं? मंडप कहते हैं। और उसके अंदर जहाँ पे रियल पूजा होती है और मूर्ति स्थापित होती है उस जगह को क्या कहते हैं? हम उस जगह को गर्भगृह कहते हैं। ठीक है। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से किस भाषा में अपनी पुस्तक लिखी थी? जान जाइए। जो इलीट लैंग्वेज है, जो स्कॉलर्स की लैंग्वेज है, जो पढ़े लिखे लोगों की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत भाषा थी। और जो देहातियों की लैंग्वेज थी वो पाली और प्रकृति थी। जैसे कि पाली में जैन है और जैन के ज़्यादातर जो टेक्स्ट हैं वो पाली, और प्रकृति में जैन और बुद्ध टर्म उसके हैं। हिंदी तो बाद में आई है। हिंदी कहाँ से आई? जब संस्कृत और तमाम भाषाओं पे उर्दू का प्रभाव हुआ तो एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज निकली जो कोई मतलब जिसका कोई ओरिजिन नहीं था, लेकिन उसमें फारसी के भी कुछ वर्ड हैं, कुछ वर्ड उर्दू के भी हैं, कुछ वर्ड संस्कृत के भी हैं और पाली प्रकृति के भी कुछ वर्ड हैं। तो जब मिक्स होकर जो भाषा बनी, जो आज हम और आप बोल रहे हैं, वो ना संस्कृत है, ना पाली है, ना प्रकृति है, वो हिंदी है। और हिंदी के ऊपर उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत और तमाम भाषाओं का असर हुआ और इसको कहते हैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जिसको कहते हैं सदुक्कड़ी लैंग्वेज भी कहते हैं। मतलब मैं हो सकता है व्याकरण के दृष्टि से मैं पूरी तरीके से 100% सही बात नहीं बोला हो, लेकिन मोटा मोटी कहानी हिंदी की यही है। हिंदी मतलब कुछ नहीं था। हिंदी तो आज हम लोग बोल रहे हैं मिली जुली लैंग्वेज। अजंता गुफाओं की पेंटिंग में प्रयुक्त रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? अजंता की पेंटिंग में आप जाएंगे, अजंता की गुफाओं में जाएंगे जो औरंगाबाद की पहाड़ियों में है। बहुत ही खूबसूरत एक एंशिएंट आर्किटेक्चरल मार्बल है, वो मार्बल है जिसको आप देखेंगे तो उसमें जो पेंटिंग्स की गई थी उस जमाने पे वो रंग कहाँ से लाते थे? वो जानवरों से लाते, वो प्लांट से लाते थे, पेड़ों से लाते थे और मिनरल्स जो वहाँ के आसपास पाए जाते थे उससे वो रंग निकाला जाता था। वहाँ पे उस टाइम पे देखो, आज के टाइम पे जैसे एशियन पेंट और बर्जर की कंपनी है, उस टाइम पे कोई कंपनी तो थी नहीं, तो रंग कहाँ से मिले? तो जो भी पेड़ पत्ती पौधे हैं उसको एक कूट पीस के रंगों को निकाला जाता था। आरंभिक पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है? पांडुलिपि यानी हस्तलिपि, जो हाथ से लिखी जाती है उसको पांडुलिपि, हस्तलिपि कहते हैं। हिंदी में मुस्तदारा, मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो कहाँ लिखी जाती थी? पेपर का देखिए आविष्कार काफी बाद में हुआ है, चाइना में हुआ इसका आविष्कार। तो सबसे पहले जो हस्तलिपि लिखी जाती थी वो पाम के ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी। एलोरा की गुफाओं के भिन्न चित्र जिसमें विष्णु को नर शेर के रूप में दिखाया गया है वो किस काल में है? वो राष्ट्रकूट काल में। राष्ट्रकूट काल में बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बनाए गए और कृष्णश्री नाम का जो आदमी था, जो राजा था, उसने एक बहुत ही विशालकाय मंदिर का स्थापना किया। उसको कैसे किया? पूरा एक पहाड़ था, उस पहाड़ को काट काट के ऊपर से काटना शुरू किया और एक मंदिर को बना के निर्माण किया उसका, जो पूरी तरीके से पहाड़ को काट के बनाया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। कृष्णश्री नाम का जो राजा था जिसने वो मंदिर बनाया है वो राष्ट्रकूट डायनास्टी का था। तो राष्ट्रकूट वाले जो थे उन्होंने एलोरा की गुफाओं में काफी कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट। सही ऑप्शन को चुनना है। क्या क्या मामला है? चोला के जो लोग थे वो रिलीजियस, सोशल और कल्चरल लाइफ, चोला के जो टेम्पल थे, देखो जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल थे वो सिंगल मंदिर नहीं होता था। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो मंदिर आप देखोगे और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन जब आप साउथ इंडिया में जाओगे और वहाँ के मंदिरों को आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा सा एरिया जिसको घेर रखा है। वहाँ पे बहुत ढेर सारे अंदर छोटे छोटे आर्किटेक्चर हैं, छोटे छोटे कई मकान और छोटे छोटे चीज़ें बनी हुई हैं। उसमें मंदिर एक विशालकाय बना हुआ है किसी तरफ में, वहाँ पे नहाने का एक टैंक भी बना हुआ है और वहाँ पे उनके समय में वो एक कल्चरल हब था जहाँ पे लोग अब व्यापार करने भी आते थे, एक दूसरे से मिलने आते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने आते थे। मंदिर का काम सिर्फ जो है पूजा अर्चना नहीं था, मंदिर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरी इकोनॉमी उसके मंदिर के चारों तरफ घूमती थी।
साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो चोला चेरा पांड्या, उसके बाद चालुक्य राष्ट्रकूट और जो पल्लवा वगैरह थे उनके टाइम के जब मंदिर आप देखिएगा तो अधिकतर आपको ऐसा ही दिखेगा कि उनके जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा अर्चना के काम नहीं आते थे, वहाँ पे मेले भी लगते थे, वहाँ पे दुकानें भी लगती थी, वहाँ पे लोग संग्रहित होकर एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बातचीत होती थी, वाद संवाद होता था, हर तरीके का काम होता था। चोला ब्रॉन्ज इमेज वेयर डेटीज बट समटाइम ऑल्सो ऑफ डिवोटीज। चोला के टाइम की जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी वो बहुत फेमस थी, ये फैक्ट है, ये सच है, इसको आप याद कर लीजिए। तो दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड नहीं, इसका बी होगा, ए और बी, क्योंकि ऊपर मंदिर की बात हो रही है, नीचे जो है मूर्ति की बात हो रही है जो कि ब्रॉन्ज इमेज है, तो दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोनों ही बात सही है, दोनों ही बातें सही हैं, कोई गड़बड़ी मुझे तो नहीं दिखती है। बहरहाल अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर में पीछे से आगे की तरफ में बढ़ना है। सबसे पहले क्या हुआ था, तो इसका ऑप्शन है सी डी ए बी, जो सही ऑप्शन है, मैं पहले से मैंने पढ़ा हुआ, इसे मुझे पता है, मैं आपको समझाता चलता हूँ, आप भी समझ जाओगे आसानी से। अरिकामेडू एक पोर्ट है, पुराना पोर्ट है जिसके ऊपर सभ्यता चालू हुई, उसके बाद जो है इसका आंसर है बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द संगम लिटरेचर। उसके बाद जब लोग इकट्ठा हुए उसके बाद संगम लिटरेचर आए। संगम लिटरेचर उस लिटरेचर को कहते हैं जो चोला चेरा पांड्या जो साउथ के राजा थे उनकी जो वीर गाथाएं हैं, जो इकट्ठा होकर जो संग्रहित होकर जो लिटरेचर लिखा गया, इन राजाओं के तारीफ में जो लेटर लिखा गया वो संगम लिटरेचर उसको कहते हैं। उसके बाद आयरन का यूज चालू हुआ सब कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद पंचमार्क कॉइन का इस्तेमाल चालू हो गया। तो सही आंसर है सी डी ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य व्यापारिक नगर की विशेषता है? कौन सा महाकाव्य जो है मध्यकालीन व्यापारिक नगर की विशेषता है? ट्रेडिंग टाउन, मेडिवल टाइम में जो ट्रेडिंग टाउन है उसका क्या विशेषता है? द टेम्पल वाज सेंटर टू द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। बिल्कुल सही। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताया कि जो मंदिर हुआ करते थे वो समाज और अर्थव्यवस्था के केंद्र हुआ करते थे। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज का केंद्र था, ये बात पूर्णतया सत्य है, इसमें कोई दो राय का नहीं है। शिलापदिक्रम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, साउथ का टेक्स्ट है। इलागो नाम का एक व्यक्ति था, उसने लिखा है, ये कहानी है मधावी और कोलन और मधावी जो है, कोलन एक जो है एक आदमी था जो एक राजा के दरबार में एक दरबारी था और उसको एक प्यार हो जाता है एक महिला से जो नाचने वाली जिसका नाम है मधावी, और उसकी पहले से एक पत्नी है जिसका नाम है कन्नागी। कन्नागी को कुछ लोग पूछते भी हैं माँ कन्नागी के तौर पे साउथ के कुछ जगहों पे। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इट वाज कंपोज्ड बाय इलांगो, ये बात बिल्कुल सही बात है। ये तमिल टेक्स्ट था, तमिल भाषा में लिखा गया, बिल्कुल सही है। ये स्टोरी है किसकी? डॉटर ऑफ कोवलन एंड मधावी। नहीं, डॉटर नहीं है ना, डॉटर ऑफ कोवलन एंड मधावी की कहानी जो लिखी गई है वो किसी और में लिखी गई है, कोई और एक टेक्स्ट है जिसके बारे में कह रहे। जो ये शिलापदिक्रम है वो शिलापदिक्रम ये कोवलन के बेटे की कहानी नहीं है, कोवलन और मधावी की कहानी है। ठीक है, तो सी गलत है। और ये कब बनाई गई थी? 500 साल पहले नहीं, ये करीब करीब 1800 साल पहले इस कहानी का रचयिता हुआ था, निर्माण हुआ था, बनाई गई थी। तो आंसर ए और बी सही है, सी और डी गलत है। मेरे ख्याल से ये 20 क्वेश्चन थे गुप्ता पीरियड के, आपको समझ में आया होगा, फायदा हुआ होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन करीब करीब 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो देखते ज़रूर हैं, थोड़ा बहुत पसंद भी करते हैं, तभी देखते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग का मोटिवेशन का नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा और भी ज़्यादा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी क्या है कि अगर जो है आपकी तरफ से रिस्पांस आता है तो हम कोशिश करते हैं और ज़्यादा उसमें दिया जाए। जब रिस्पांस कम आता है तो कहते हैं चलो ठीक है यार, आज नहीं कल वीडियो बनाया जाएगा, छोड़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।